स्नैजी सर्जन से बेली एंड लव को उजागर करने के एक और सत्र में आपका स्वागत है। आज हम स्तन की तीव्र सूजन खासकर लैक्टेशनल मेस्टाइटिस और फोड़े पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैस्टाइटिस यानी स्तन के टिश्यू की सूजन, ये इन्फेक्शन के साथ भी हो सकती है या उसके बिना भी। हाँ, और होती तो ये नॉन लैक्टेटिंग महिलाओं में भी है, पर लैक्टेटिंग मतलब प्यूपरल मेस्टाइटिस वो कहीं ज्यादा आम है। हाँ बिल्कुल। स्तनपान कराने वाली माताओं में इसका फैलाव देखें तो करीब 3 से लेकर 20% तक हो सकता है। काफी कॉमन है। सही। और अपने अनुभव में हमने भी देखा है कि कारण ज्यादातर वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही होता है, एस ऑरियस। जी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है, खासकर हॉस्पिटल एक्वायर्ड मामलों में, कि MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस की संभावना भी होती है। एंटीबायोटिक चुनते वक्त ये जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये होता कैसे है, मतलब पैथोजेनेसिस। तो अक्सर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया निप्पल में कोई दरार हो या वो धंसा हुआ हो तो वहां से अंदर चला जाता है। अच्छा। और फिर जो दुग्ध नलिकाएं हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स, वो कभी-कभी एपिथेलियल मलबे से ब्लॉक हो जाती हैं। तो उससे दूध रुक जाता है, मतलब ठहराव, स्टेसिस। हाँ, और वो स्टेसिस फिर इन्फेक्शन के लिए एक तरह से। बिल्कुल सही माहौल बन जाता है। और स्टेफिलोकोकी की एक खासियत है कि वो दूध को क्लॉट कर सकता है और फिर उसी क्लॉट में बढ़ता है। अच्छा, तो वो स्थिति को और बिगाड़ देता है। जी। फोड़ा बनने का खतरा भी कुछ खास समय पर ज्यादा होता है। एक तो डिलीवरी के ठीक बाद पहले महीने में, शायद माँ को अनुभव कम हो या दूध पिलाने की तकनीक। हाँ, सही से स्तन खाली ना हो पा रहा हो। बिल्कुल। और दूसरा समय है दूध छुड़ाते वक्त, वीनिंग के टाइम। तब स्तनों में जमाव मतलब इनगॉर्जमेंट होता है और कभी-कभी बच्चे के दांतों से निप्पल पर चोट भी लग सकती है। ये भी एक वजह बन जाती है। तो क्लिनिकली देखें तो शुरुआत में तो ये अक्सर एक सामान्य सेल्यूलाइटिस जैसा लगता है। त्वचा लाल, गर्म, सूजी हुई, दर्दनाक। और अगर इसका इलाज ना हो तो फिर वो मवाद बनने लगता है, सपुरेशन होता है और फिर एक स्पष्ट फोड़ा, एब्सेस बन जाता है। जी। फोड़े के लक्षण तो पता ही है। दर्द बहुत होता है, सूजन, बुखार, मरीज को बेचैनी सी लगती है और स्तनपान कराने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, और वो एक उतार चढ़ाव वाली गांठ मतलब फ्लक्चुएंट लंप वो महसूस होती है। हालांकि अगर फोड़ा गहरा हो तो शायद ना भी पता चले। सही कहा। और एक्जिला में लिम्फ नोड्स भी सूजे हुए और दर्दनाक मिल सकते हैं। ऐसे में अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत काम आती है ना? बहुत ज्यादा। इससे न सिर्फ पता चलता है बल्कि इलाज में भी मदद मिलती है। अगर सिर्फ सेल्यूलाइटिस है तो अल्ट्रासाउंड पर इकोजेनेसिटी बढ़ी हुई दिखती है। और अगर मवाद बन गया मतलब लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस हो गया है तो फिर अल्ट्रासाउंड पर एक साफ हाइपोइकोई कलेक्शन दिखता है, काला सा एरिया, जिसमें कभी-कभी तैरता हुआ मलबा, डेब्रीज भी दिखता है, जो पोजीशन बदलने पर हिलता है। ये फोड़े की पक्की निशानी है। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर सिर्फ सेल्यूलाइटिस स्टेज है तो एंटीबायोटिक्स, एंटी स्टैफिलोकोकस एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, जैसे क्लॉक्सासिलिन या फ्लूक्लॉक्सासिलिन। एरिथ्रोमाइसिन भी एक विकल्प है। और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ दूध निकालना बहुत जरूरी है। हर 2 घंटे में दोनों स्तनों से स्तनपान कराना, और उसके बाद भी अगर लगे कि स्तन खाली नहीं हुआ तो उसे खाली करना, ये सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और साथ में सपोर्ट के लिए ब्रा या गारमेंट पहनना, कोल्ड कंप्रेशन और दर्द के लिए दवाइयाँ, एनाल्जीजिया। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पर फोड़ा दिख रहा है तब सिर्फ एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, मवाद निकालना ही पड़ेगा। तो जो भी कलेक्शन दिख रहा है उसे कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए एस्पिरेट करना चाहिए, सुई से निकालना। हाँ, और आजकल वो चीरा लगाकर ड्रेन करने से बेहतर अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। आजकल इंसिजन और ड्रेनेज की जगह अल्ट्रासाउंड निर्देशित ड्रेनेज को ही प्राथमिकता देते हैं। इसके फायदे ज्यादा हैं। कॉस्मेटिक परिणाम बेहतर होते हैं, निशान कम पड़ता है, स्तनपान की क्षमता बनी रहती है और सफलता दर भी ज्यादा है। और इसे डे केयर प्रोसीजर की तरह कर सकते हैं। जी। और वो जो दूध का फिस्टूला बन जाता है कभी-कभी आईएनडी के बाद, जो भरता नहीं, उससे भी बचाव होता है। अच्छा, और अगर फोड़ा बड़ा हो, मतलब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर से बड़ा है या 30 ml से ज्यादा मवाद है, तो ऐसे बड़े फोड़ों के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक वैक्यूम सक्शन कैथीटर डालना ज्यादा असरदार रहता है। इससे मवाद अच्छे से निकल जाता है। और फॉलोअप कैसे करते हैं? मरीज को वैकल्पिक दिनों में बुलाकर क्लिनिकली जांचना और अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अगर कोई बचा हुआ कलेक्शन मतलब रेजिडुअल कलेक्शन दिखता है
तो उसे फिर से निकाल देना चाहिए। और कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से एंटीबायोटिक बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। और जो कैथीटर डाला है, अगर डाला है तो उसे हर विजिट पर ठंडे नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करना चाहिए। इससे दर्द भी कम होता है और वो खुला रहता है। ये तब तक करते हैं जब तक मामला पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और एंटीबायोटिक्स कितने दिन तक देनी होती हैं आमतौर पर? एंटीबायोटिक्स आमतौर पर कुल 14 दिनों तक जारी रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो सही मैनेजमेंट से ये ठीक हो जाता है और माँ स्तनपान भी जारी रख सकती है। हालांकि ये सोचना भी जरूरी है, खासकर बार-बार होने वाले या नॉन लैक्टेटिंग मामलों में, कि कहीं कोई अंदरूनी वजह तो नहीं। हाँ, वो जरूर देखना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। हमारे इस संवाद को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।